हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं पढ़ाने लग जाती हूँ ना तो बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मुझे कहना क्या है। देखिए, कई बच्चे क्या कह रहे हैं कि मैम आगे पीछे क्लास ही जा रही है। तो देखिए, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट कौन सी है मैं बता देती हूँ आपको। जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारी क्लासेज हैं वहाँ पे। अस्टेट 2023 पेडागोजी के नाम से है ना, वो तो है आपका CDP पेडागोजी। क्या बन गया ये? इसमें सारी की सारी आपकी साइकोलॉजी की क्लासेज होंगी। जितने भी मैंने न्यू सिलेबस, सारा का सारा नया पैटर्न है। जब से पैटर्न आया है उसके बाद ही मैंने क्लासेज बनानी स्टार्ट की है, और सारा सिलेबस आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। 2 या 3 क्लासेज और रहती है बस। फिर भी अगर कोई रहता है टॉपिक तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि ये टॉपिक रह गया है, हमें ये कंप्लीट करवा दें। ठीक है, मेरी ओर से 2 या 3 क्लासेज और बनेंगी बस, क्योंकि आज मैंने क्लासेस बना दी है, अपलोड मैं कर दूंगी। ओके, देखिए, दूसरा है हिंदी पेडागोजी। वहाँ पे आपको हिंदी पेडागोजी की क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, एक है हरियाणा जी के अभी मैंने कंप्लीट पहले की हुई है, लेकिन आप इसको ना करें तो ठीक है। आप कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप उनको कर लेंगे तो ठीक है। अगर मान लीजिए टाइम नहीं है तो अब भी छोड़िए इनको, अब नई हरियाणा जी के कराएंगे, उसी को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो आस्टेट 2023 की पेडागोजी के नाम से मेन हमारा टॉपिक यही हुआ है। आस्टेट की डेट आने के बाद, मतलब मैं नोटिफिकेशन आने के बाद हमने इसी सिलेबस को न्यू किया है और हिंदी पेडागोजी को न्यू किया है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों फोल्डर जाके आप कंप्लीट कर लेना। वैसे मैं क्लास में लिंक भी दे दूंगी, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ जाके अपनी प्लेलिस्ट से क्लासेस को कवर कर लेना है। क्लियर? देखिए, टॉपिक करानी ज़रूरी है। मेरा फोकस जो होता है ना, वो कंप्लीट टॉपिक्स पे होता है कि जितना जल्दी हो उसके टॉपिक्स को कवर कराएं। ठीक है, तो ये सब बातें नहीं मेरे ध्यान में रहती हैं, आपके मैसेज भी आते हैं और कि मैम आप अलग अलग करवा रहे। तो देखो, सिलेबस तो कंप्लीट ही कराना है 90 मार्क्स का। जब जिसमें दिमाग लगता है उसी में हम काम करने स्टार्ट हो जाते हैं। और वैसे भी मैंने पेडागोजी की रेगुलर क्लासेस ले रखी है कि बच्चे इसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो कंटिन्यू क्लासेस पहले मैंने CDP और पेडागोजी की ही डाली है। ठीक है, फिर अभी कुछ टॉपिक्स रहते हैं हिंदी पेडागोजी के, आज या कल इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद बस इसको कवर करेंगे। क्लियर? तो प्लेलिस्ट को चेक कर लिया करो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, देखिए, जो इम्पोर्टेंट है ना वही टॉपिक्स चल रहे हैं। अब इसको ये मत पूछा करो कि कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। जो टॉपिक के हिसाब से ही क्लासेस ले गई है, तो हर एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, करना पड़ेगा। तो बाल विकास का सबसे पहले सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ चाइल्डहुड कौन है, या फिर बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने, लेकिन फादर ऑफ चाइल्डहुड कौन है? स्टेनले। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टेनले। ठीक है, पहला बाल सुधार गृह न्यूयॉर्क में 1887 में बनाया गया था। 20वीं शताब्दी में बच्चे की शताब्दी है, यह कहने वाले कौन है? क्रो एंड क्रो। मतलब 20वीं शताब्दी है, ये बच्चों के बारे में सोचने समझने की शताब्दी है, बच्चों की शताब्दी है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। अब बात करते हैं कि वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन से। ठीक है, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। एक होता है बीज कोष का सिद्धांत, बीज कोष का सिद्धांत, या द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ, या फिर जर्म फ्लैश थ्योरी। ठीक है, ये किसने दी थी? बीजमैन ने। देखिए, बीजमैन का कोष का सिद्धांत आ जाए तो आपको वैसे याद रह जाएगा बीजमैन ने दिया है, लेकिन ये नाम आ जाए कि द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत तो फिर आप भूल जाओगे। तो इसको याद रखना है कि द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? बीजमैन ने। जो द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जैसे इंसान से इंसान ही पैदा होते हैं। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, एक दैहिक कोष, एक उत्पादक कोष। ठीक है, तो ये किसने दिया था आपको? बीजमैन ने दिया था। फिर आता है कि उपार्जित गुणों का असंरचन का सिद्धांत कौन सा होता है? इसमें बीजमैन कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि जो उपार्जित गुण है उनका ट्रांसमिशन संरचन हो, कि जो गुण माता पिता ने वातावरण से एक्वायर कर रखे हैं
तो वे उनके बच्चों में भी हों, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जैसे हम जो गुण समाज से ले रहे हैं, वातावरण में रह के हम सीख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गुण बच्चों में आए। जैसे देखिए, हमने मैथमेटिक्स सीखा बाहर आके, समाज में आके, मतलब वातावरण से सीखा, तो ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स हमारे बच्चों को भी आए। ठीक है, तो ये उपार्जित गुणों का अंतःसंचरण क्या कहलाता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये बीजमैन साहब कहते हैं कि जो गुण माता पिता में है वो ट्रांसफ़र हमारे बच्चों में हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर? और कौन से गुण? जो हमने समाज से एक्वायर किया है। ठीक है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया कि उनकी पूँछ काट दी गई, लेकिन उनके बच्चे जो पैदा हुए थे वो तो पूँछ वाले पैदा हुए थे, है ना? तो यहाँ पे अंधे के बच्चे अंधे हों ये ज़रूरी नहीं होते। क्लियर? फिर आता है, जैसे पेरेंट्स अंधे हैं तो बच्चे अंधे होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। गोरे माँ बाप के बच्चे गोरे ही पैदा होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। अब आता है थर्ड आता है कि अर्जित गुणों का संरक्षण। अर्जित जो हो भी सकता है, ये किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। भाई जो हमने समाज से एक्वायर किया है वो हमें मिले ना मिले, ये ज़रूरी नहीं है मिले, वो किसने दिया था? बीजमैन ने। और ये कहते कि होगा, ये कहते कि कुछ गुण तो बाय बर्थ होते हैं, लेकिन कुछ गुण हमें सोसाइटी से प्राप्त होते हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद को समायोजित कर लेते हैं। इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। जैसे जिराफ का एग्जाम्पल कैसे? जैसे लंबी गर्दन वाले जिराफ क्या होता है? लंबी गर्दन वाला होता है, तो ये गुण उसका जो बच्चा होगा वो भी तो लंबी गर्दन का ही होगा ना। तो ये क्या है आपका, जो हम अर्जित गुण करते हैं वो ट्रांसमिशन हो जाते हैं बच्चों में, तो वो किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। नहीं होता वो किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। फिर कहते हैं कि डार्विन का सिद्धांत। डार्विन क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, कुछ तो उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर लेते हैं, लेकिन कुछ इनमें एडजस्ट नहीं होते हैं। ये कहते हैं कि यदि आप जीवन के संघर्षों के अकॉर्डिंग खुद को परिवर्तित कर लेते हैं तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी होगी, मतलब आपकी पीढ़ी चलेगी। और नहीं करोगे, मान लीजिए आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो आपकी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। ठीक है, वातावरण में समाजित होना और परिवर्तित होना ही जीवन है। ठीक है, तो ये किसने दिया था? डार्विन। डार्विन का जो सिद्धांत है वो 10th क्लास में भी आता है कि देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जो सर्दी में बच्चे होते हैं, डॉग के बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मान लीजिए 5-6 बच्चे होते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उनमें से 4-5 बच्चे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्यों? उस ठंड को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और जो बच्चे बच जाते हैं उसके और उस वातावरण में वो सर्वाइव कर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर बड़े होते हैं। क्लियर? तो ये क्या कहना चाहता है कि जो इंसान ज़िंदगी की डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जो देखो कई बार क्या होता है कि जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? उनकी पीढ़ी ख़त्म। और जो अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं संघर्ष, ज़िंदगी का दूसरा नाम क्या है? संघर्ष ही है। तो अगर संघर्षों से लड़ के उनको परिवर्तित करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, तो उनकी क्या होती है? वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो वातावरण में समायोजित करें और परिवर्तन होना ही ज़िंदगी है, बस इसको एक्सेप्ट करें। ओके, अब हम बात करते हैं कि जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कौन सा है। जीव सांख्यिकी या न्यूमेटी का सिद्धांत और थ्योरी ऑफ बायोमेट्री, ये किसने दिया था? गाल्टन ने दिया था। गाल्टन कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि बच्चे में माता पिता के गुण आए, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे में दादा दादी, नाना नानी आदि के गुण आ सकते हैं। गाल्टन के अनुसार गुणों का हस्ताक्षरण कैसे होते हैं? देखो दादा दादी नाना नानी का पहला नाम लेने वाला कौन है? गाल्टन साहब है। तो ये इसका नाम क्या है? जीव सांख्यिकी सिद्धांत, न्यूमेटी का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ बायोमेट्री। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि भाई माता पिता के ही गुण बच्चों के अंदर आए, हो सकता है कुछ दादा दादी के आ जाए, कुछ नाना नानी के आ जाए। तो इन्होंने कुछ डिफरेंट कर दिया कि ये कहते हैं कि माता पिता के गुण हमेशा 50% होते हैं और नाना नानी के गुण 20%, 25%, और नाना दादा दादी के गुण भी कितने हो जाएंगे आपके? देखिए ये क्या कहना चाहता है, कंप्लीट कितना होगा? 100। ध्यान दो आप, ठीक है। 50 किसके हो जाएंगे? माता पिता की। दादा दादी के कितने हो जाएंगे? 4 से भाग करो, कितने हो जाएंगे? 25। नाना नानी के कितने हो जाएंगे? भाई आप क्या करो, 12.5।
ठीक है, ये हो जाएंगे नाना नानी के। फिर उसके बाद आपके जो रिश्ते नाते हैं तो वो चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, माता पिता 50%, दादा दादी 1/2 माता पिता, 1/4 दादा दादी, नाना नानी 1/8, और इस तरीके से आपके चलते रहेंगे। क्लियर? ओके, किसको कर रहे हो, दो को डबल कर रहे हो, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं वर्ण संकरता का सिद्धांत। ये किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, ठीक है। एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे समान नहीं होते हैं, ऐसे मटर के ऊपर प्रयोग किया था। तो मेंडल ने मटर पर प्रयोग करने वाला कौन था, मेंडल साहब थे, ठीक है। तो इंसान में प्रबल जीन एक्टिव होते हैं, एक्टिव जीन होते हैं ना, प्रबल जीन को बोलते हैं एक्टिव जीन, और अप्रबल जीन को बोलते हैं इनएक्टिव जीन। गोरे पेरेंट्स से काले बच्चे और काले पेरेंट्स से गोरे बच्चे भी हो सकते हैं, ये किसने कहा था, मेंडल ने कहा था। और मेंडल ने ही मटर के ऊपर, मेंडल मटर, तो ऐसे याद रख सकते हो कि मटर पर प्रयोग करने वाले कौन थे, मेंडल का थे। और वर्ण संकरता, वर्ण मतलब रंग, रंग से आपको याद रह जाएगा कि हो सकता है कि गोरे माता पिता के बच्चे काले हो जाए और काले माता पिता के बच्चे गोरे हो जाए। क्लियर? ओके, फिर आता है वंशानुक्रम का नियम। देखिए, एक बार मैं सिद्धांत को एक बार फटाफट रिवाइज दिला देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या है, सबसे पहले दिया था बीज कोष का सिद्धांत। बीज कोष के सिद्धांत किसने दिया था, बीजमैन ने दिया था। इसने 2 तरह के बताए, एक दैहिक कोष, एक उत्पादक कोष, ठीक है। पीढ़ी इंसान से इंसान ही पैदा होते, ये किसने कहा है आपको, बीज कोष ने कहा है, ठीक है। फिर उपार्जिकता गुणों का असंचरण मतलब क्या होता है कि जो हम समाज से अर्जित करते हैं जरूरी नहीं होता कि वो हमारे बच्चे को मिले, ठीक है। ये किसने दिया था, बीजमैन ने। और ये कहता है अर्जित गुणों का संचरण मतलब जो हम समाज से एक्वायर करते हैं वो हमारे बच्चों को मिलेगा, ठीक है। वो ये किसने कहा था, लेमार्क ने। डार्विन ने क्या कहा है कि जीवन में जो परिस्थितियाँ आती हैं अगर हमने उनके अनुसार एडजस्टमेंट कर लिया तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाए तो पीढ़ी खत्म हो जाएगी। ये किसने कहा था, डार्विन ने। फिर गाल्टन साहब कहते हैं कि जो दादा दादी के गुण होते हैं वो भी बच्चों के अंदर आते हैं, नाना नानी के गुण भी बच्चों के अंदर आते हैं, तो वो किसने कहा था, गाल्टन ने। फिर वर्ण संकरता किसने कहा था, मेंडल ने। और मेंडल ने ही क्या किया था, मटर के ऊपर प्रयोग किया था। मेरा सिद्धांत सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि वंशानुक्रम के नियम कौन से होते हैं। एक होता है समानता का नियम। समानता का नियम क्या होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे उनके जैसे ही होते हैं, हम देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये किसका बच्चा है, मतलब बच्चे की शक्ल जो है पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है। एक होती है विभिन्नता का नियम, जब बच्चा अपने पेरेंट्स के सिमिलर ना हो और गुणों में अपने पेरेंट्स से अलग लगने लग जाए तो उसको बोलेंगे हम, देखो कई बार नहीं कहते कि लगता ही नहीं है ये तेरा बच्चा है, तो उसको कहेंगे विभिन्नता का नियम, बिल्कुल डिफरेंट हो, लॉ ऑफ डिफरेंशिएटी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन या लॉ ऑफ वेरिएशन। फिर आता है कि प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है लॉ ऑफ रिग्रेशन, जब बच्चा अपने पेरेंट्स के गुणों के बिल्कुल विपरीत हो, ठीक है। ये होता है कि अपने पेरेंट्स के अलग लगने, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से अलग लगने लगे, गुणों से अलग लगने लगे, ठीक है। मतलब रंग रूप से, मतलब पेरेंट्स दोनों गोरे हैं और बच्चा बिल्कुल काला है, या फिर पेरेंट्स बिल्कुल काले हैं और बच्चे बिल्कुल गोरा है, तो ये आपको लॉ ऑफ विभिन्नता का नियम है, ठीक है। लॉ ऑफ रिग्रेशन मतलब उसके गुणों के बिल्कुल विपरीत है। क्लियर? बालक पे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। एक होता है मूल शक्तियों पर प्रभाव, ठीक है। मूल शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, ये किसने दिया था, थोर्नडाइक ने दिया था कि बालक पर मूल शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, तो ये कहा था इम्पैक्ट ऑन केयर एंड स्ट्रेंथ, इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, ये कहा था थॉर्नडाइक ने। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव ये किसने कहा था, कार्ल पियर्सन ने कहा था, ठीक है। देखो मूल शक्तियाँ, जैसा वातावरण होगा, जैसा माहौल होगा, वैसा ही इंसान आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये किसने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था। और शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, जैसा फिजिकल, जैसे एक्टिविटी है, फिजिकल हाव भाव है पेरेंट्स के, वैसे ही बच्चे के होंगे, तो ये किसने कहा था, कार्ल पियर्सन ने कहा था, ठीक है। ओके, प्रजाति की श्रेष्ठता ये किसने कहा था, ये क्लीनबर्ग ने कहा था। सिर्फ नाम याद रखना है और ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है इसका। प्रजाति की श्रेष्ठता ये किसने कहा था, क्लीनबर्ग ने। व्यावसायिक योग्यता, देखो बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन ही होगा, ये किसने कहा है, कैटल ने कहा है। सामाजिक स्थिति, जो सोशल स्टेटस है, ये किसने कहा था, विंसप ने कहा था। चरित्र का प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है, ये डगडेल ने कहा था। और महानता का प्रभाव, ये गाल्टन ने कहा था। वातावरण का प्रभाव कैसा होता है, एक आंतरिक वातावरण होता है, एक बाह्य वातावरण होता है। आंतरिक जैसे गर्भावस्था में
इंटरनल जो वातावरण होता है, और बाह्य जो हमारा अब समाज में से जैसे जुड़ेगा, समाज के कल्चर से जैसे जुड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बाह्य वातावरण हो जाएगा। क्लियर? ओके, ये था आपका वंशानुक्रम। देखिए एक बार नियम फिर से देख लीजिए। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, फिर बच्चों के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ेगा, मूल शक्तियों का प्रभाव पड़ेगा, ये थॉर्नडाइक ने कहा है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव पड़ेगा, ये कार्ल पियर्सन ने कहा है। ओके, और प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव पड़ेगा, ये क्लीनबर्ग ने कहा है। व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव पड़ेगा, ये कैटल ने कहा है। सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ेगा, विंसिप ने कहा है। चरित्र का प्रभाव पड़ेगा, डगडेल ने कहा है। और महानता का प्रभाव पड़ेगा, ये गाल्टन ने कहा है। और वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, वातावरण दो प्रकार के होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक जो हमारे गर्भ में हम बच्चे से हम किस तरीके, माँ किस तरीके का व्यवहार करती है, चिल्लाती है या शांत रहती है, मतलब जिस माहौल में माँ रहती है उसी माहौल का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो ये होता है आंतरिक वातावरण। और बाह्य वातावरण जैसे बाहर में, जैसे ही बच्चा समाज में आता है, समाज के इंटरेक्शन में आता है, समाज से कल्चर जुड़ाव करता है, जैसा कल्चर होता है, जैसे साथी संगी होते हैं, जैसे परिवार होता है, स्टेटस होता है, सामाजिक स्थिति होती है, चरित्र होता है, ये सब सारे के सारे किस में आ जाएंगे, बाह्य वातावरण। उम्मीद है क्लास समझ में आ रही होंगी, और कंप्लीट क्लासेज को देखिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को कीजिएगा। क्लासेस समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और एक कमेंट जरूर करना। देखिए मैं आपके लिए रातों को मेहनत कर रही हूँ, तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि क्लासेस किस टाइप की लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।